उपनिवेशवाद दूसरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा कॉलोनियों का निर्माण और रख रखाव, किसी एक भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेशवाद कॉलोनियों स्थापित करना एवं मान्यता रखना कि एक अच्छा काम है। उपनिवेशवाद अंग्रेजी कॉलोनियलिज्म कहलाता है। इतिहास में प्राय 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा। इस काल में यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेश बनाए रखने, इस काल में उपनिवेशवाद में विश्वास के मुख्य कारण थे। पहला कारण क्या था? लाभ कमाने की लालसा। दूसरा कारण क्या था? मात्र देश की शक्ति को बढ़ाना, मतलब अपने देश के हित के लिए कोई भी जोखिम भरा कार्य करना। तीसरा क्या था? मात्र देश की सजा से बचना, मतलब अपने जो मात्र देश के जैसे कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो उसके लिए अपने जान जोखिम में डाल के अपने देश हित के लिए रक्षा करना। चौथा, स्थानीय लोगों के धर्म बदलवाकर उन्हें उपनिवेश के धर्म में शामिल करना होता था। कुछ उपनिवेशवाद इस तरह से सोचते हैं कि स्थानीय लोगों को ईसाई बनाकर उन्हें सभ्यता का दर्शन कराकर वे उनकी सहायता कर रहे हैं, किंतु वास्तविकता में उपनिवेशवाद का अर्थ था आधिपत्य, विस्थापन एवं मृत्यु। उपनिवेशवाद मात्र देश के साम्राज्य का भाग होता था, अतः उपनिवेशवाद का साम्राज्यवाद से घनिष्ठ संबंध है। इसमें क्या देखेंगे आप? उपनिवेशवाद का आरंभ कैसे कैसे प्रारंभ होता है और इसके परिचय जो है ना इंट्रोडक्शन में आके अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। 1453 ईस्वी में तुर्की द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेने के पश्चात स्थल मार्ग से यूरोप का एशिया देशों के साथ व्यापार बंद हो गया था, अतः अपने व्यापार को निर्विघ्न रूप से चलाने हेतु नए समुद्री मार्ग की खोज प्रारंभ हुई। कुतुबनुमा गति मापक यंत्र, वेध यंत्रों की सहायता से कोलंबस, मैगलन एवं वास्को डिगामा आदि साहसी नाविकों ने नवीन समुद्री मार्ग के साथ साथ कुछ नवीन देशों अमेरिका आदि की खोज पे निकला। इन भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप यूरोपीय व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। धन की बहुलता एवं स्वतंत्र राज्यों के उदय ने उद्योगों को बढ़ावा दे दिया था। कई नवीन उद्योग शुरू हुए। स्पेन को अमेरिका रूपी एक ऐसी धन के पूंजी मिली कि वह समृद्धि और चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ईसाई धर्म प्रचारक भी धर्म प्रचार हेतु नए खोजों एवं देशों के जाने लगे थे। धर्म प्रचार आदि के लिए यूरोपीय देश उपनिवेशों की स्थापना की ओर अग्रसर हुए और इस प्रकार यूरोप में उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ था। इसके पश्चात ही उपनिवेशवाद के अर्थ में ये जो बदलाव आता है, क्या किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों के शक्ति के बल के उपभोग करना। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है, उसे शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता। अगिंस्की के अनुसार इस प्रकार से है कि वे सभी क्षेत्र उपनिवेशों के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शक्ति है तथा जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वस्तुतः हम किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा निहित स्वार्थवश किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को उपनिवेशवाद कह सकते हैं। जैसे अंग्रेज ने शोषण किया था सारे विश्व में, लगभग अमेरिका ब्रिटेन वाले जो थे वो ब्रिटेन वाले थे ना जो अंग्रेज, वो पूरा इंडिया पाश्चात्य से लेके वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न तक चारों तरफ उनका प्रभुत्व स्थापित था। वो हर जगह शब्द कॉलोनियों का मतलब है कि ऐसी जायदाद जिसे योजनाबद्ध ढंग से विदेशियों के बीच कायम किया गया है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मध्ययुगीन यूरोपीय में इस तरह का उपनिवेशीकरण एक आम परिघटना थी। इसका उदाहरण मध्य युग के आधुनिक युग की शुरुआत अवधि को इंग्लैंड की हुकूमत द्वारा वेल्स और आयरलैंड के उपनिवेशवाद बनाए दिया जाता था।
जिसे आधुनिक उपनिवेशवाद की यह चर्चा की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोपीय और अमेरिकी ताकतों और गैर ताकतों के द्वारा संस्कृतियों और राष्ट्रों पर जबरन कब्जा करके वहां से राजकाज, प्रशासन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भाषा, धर्म, व्यवस्था और जीवन शैली पर अपना विजित मूल्यों और रचनाओं को थोपने की दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इस तरह से उपनिवेशवाद को एक स्रोत कोलंबस और वास्को डिगामा की यात्राओं को भी माना जाता है। उपनिवेशवाद को इतिहासकारों ने 15वीं सदी यूरोपीय शक्तियों द्वारा किए गए साम्राज्यवादी विस्तार की परिघटना को विकसित और शिनाख्त 18वीं शताब्दी और 19वीं सदी के उपनिवेशवाद के रूप में की गई है। औद्योगिक क्रांति से पैदा हुए हालात ने उपनिवेशवादी दोहन को अपने चरम पर पहुंचाया। यह सिलसिला 20वीं सदी के मध्य तक चलता रहा, जबकि उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों और क्रांतियों की लहर ने इस अंत कर दिया और इस परिघटना के वैचारिक जड़ें साम्राज्यवादी और वाणिज्यवादी पूंजीवाद को विस्तार और उसके साथ साथ विकसित हुई उदारवादी व्यक्तिवाद को और विचारधारा में देखी जा सकती है। किसी दूसरे धरती को अपना उपनिवेशवाद बना लेना और स्वामित्व को भूखे व्यक्तित्ववाद को में एक तरह की मूल प्रवृत्तियों की निहित होना तथा नस्लवाद, यूरो केंद्रीयता और विदेशी दोष जैसी विकृतियां उपनिवेशवाद की ही देन मानी जाती है, जो दूसरे का शोषण करके और अपना साम्राज्य स्थापित कर लेना। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद होते हुए भी काफी कुछ परस्पर व्यापी और परस्पर निर्भर पद है। साम्राज्यवाद के लिए जरूरी नहीं है कि किसी देश पर कब्जा किया जाए और वहां कब्जा करने वाले अपने लोगों को भेजकर अपना प्रशासन कायम करे। इसके बिना भी भेजकर अपना प्रशासन कायम करने के अलावा साम्राज्यवादी केंद्र के प्रति अधीनस्था के संबंध में कायम किए जा सकते हैं, पर उपनिवेशवाद के लिए जरूरी नहीं है कि विरजित क्षेत्र और विरजित देशों में अपने कॉलोनियां बसाई जाए। आक्रामक की विजितों बहुसंख्यकों का प्रत्यक्ष किया जाए। आक्रामक को विजितों बहुसंख्यकों का प्रत्यक्ष के जरिए खुद को श्रेष्ठ मानते हुए अपने कानून और फैसले आरोपित करे। ऐसा करने के लिए साम्राज्यवादी विस्तार को एक खास विचारधारा का तर्क हासिल करना आवश्यक होता था। यह भूमिका 17वीं सदी में प्रतिपादित जॉन लॉक के दर्शन ने निभाई थी। लॉक की स्थापनाओं में ब्रिटेन द्वारा भेजे गए अधिवासियों द्वारा अमेरिकी की धरती पर कब्जा कर लेने की कार्रवाई को न्याय संगठन ठहराने की दलीलें मौजूद थी। उनकी रचना केंद्र जो था वो क्या था? ट्रीटाइज ऑन प्रकृत अवस्था में व्यक्ति द्वारा सिविल गवर्नमेंट 1690 की दूसरी नशिस्त प्रकृत व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों की दावेदारी की थी। जो उसके दावेदारी में था क्या था? ऐसे जगहों पर नागरिक शासन स्थापित करने के व्यक्तिगत प्रयास किए गए थे, जो इसको जो है ना साम्राज्यवादी जो हाथियाई हुई स्थापना उनके कब्जे में जो थी, जो साम्राज्यवाद था वो की गई संपदा के अपने लाभ के लिए विकसित करने के लिए जायज करार देते थे, जो कि हम मानते हैं कि यह नर्सिस आगे चलकर धरती के आसमान स्वामित्व थीसिस के मुताबिक जो है ना ये क्या है, आगे चलकर एक थीसिस जो है ना ये लिख दिया गया है कि ऐसे ऐसे जो है ना आगे चल के ये आसमान स्वामित्व को उचित मानने का एक आधार बना, जो बन गई वो लॉक मान्यता थी। अमेरिका में अनाप शनाप जमीन बेकार पड़ी हुई थी और वहां के मूल वासी यानी इंडियन इस धरती का सदुपयोग करने की योग्यता से वंचित थे। जो वंचित थे तो क्या था, लाख के हिसाब से लगभग यूरोप की 1 एकड़ जमीन अगर अपने स्वामी को 5 शिलिंग प्रति वर्ष की मुनाफा देती है तो उसे मुकाबले अमेरिका की जमीन उस पर इसे इंडियन को देने वाले कुल मुनाफा 1 पौने से काफी कम हो चुकी है। अमेरिकन इंडिया बाकी मानवता को प्रचलित धन आधारित विनिमय प्रणाली अपनाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए संपत्ति के अधिकार के मुताबिक उनकी धरती को अधिग्रसित करने उससे मानवीय श्रम पर निवेश किया जाना चाहिए। लॉक की इस
थीसिस पे एशियाई और अमेरिकी महाद्वीप की सभ्यता और संस्कृति पर यूरोपीय श्रेष्ठता की गारंटी के बीच थी, जिसके आधार पर आगे चलकर उपनिवेशवादी संरचनाओं का सिराज खड़ा किया गया था। और इसके साथ ही उपनिवेशवाद मुख्यतः दो किस्में थी, एक थी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे, जिनकी जलवायु यूरोपियनों के लिए सुविधाजनक थी। इसके अलावा इनके इलाकों में जो समाजवादी जो थी, ये क्या था आप लोगों को, उसके बाद से इसमें जो जलवायु इनके हित के अनुसार जो थी वहां नहीं थी, और जो है ना कृषि करने के लिए काफी दिक्कत आती थी वहां पे जो है ना। तो फिर वहां पे जल सिंचाई एग्रीकल्चर के लिए जो है ना बहुत सारे जो जैसे इसको जो है ना आप लोग एग्रीकल्चर और जो नई जो तकनीक जो आई वहां से 18वीं शताब्दी के एरा में जो है ना उसको आप लोग जोड़ दीजिएगा, उसको तकनीकी से जोड़िएगा जो है ना। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों में बहुत बड़े पैमाने पर बसाए गए, वहां पे उनके स्थानीय आबादी को संहार और दमन की भीषण परियोजनाएं चलाकर वहां न केवल इस तरह से अपना कब्जा जमा लिया गया, बल्कि वे देश उनके स्वदेश में बदल गए। जन संसार से बच गई देश जनता ने उन्होंने अलग थलग पूरे इलाकों में धकेल दिया गया था। दूसरी ओर क्या था कि अपने जो यूरोपियनों के लिए प्रतिकूल था, जैसे भारत और नाइजीरिया, इन देशों पर कब्जा करने के बाद यूरोपियन थोड़ी संख्या में ही वहां बसे और मुख्यतः आर्थिक शोषण और दोहन के लिए उन धरतियों का इस्तेमाल किया। न्यू इंग्लैंड सरीके थोड़े बहुत से ऐसे उपनिवेश थे जिनकी स्थापना यूरोपियन ईसाइयों ने धार्मिक आजादी के खोज में की थी। इसको आप लोग जो है ना अभी दिखाइएगा, अभी वर्ल्ड जो अभी वर्ल्ड में जो तराही चल रहा है, जो पूरा जो है ना यहाँ पे क्या है आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाइएगा कि जैसे जो वर्ल्ड वार चल रहा है, वर्ल्ड वार के करीब जो दुनिया जा रही है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जैसे हथियारों का जो है आज पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो और बिक्री लगी हुई है खरीदने बेचने का, वो क्या है? वो यही है व्यापारिक क्रांति। दिखाइएगा इसमें जो है ना उस टाइम से भी यहाँ अभी जोड़िएगा, अभी से उस टाइम जोड़िएगा और देखिएगा उसमें आपके पास कंटेंट कितना हो रहा है, किस हिसाब से आप उसको लिख पा रहे हैं, उस हिसाब से जोड़िएगा। आइए आगे देखा जाए उपनिवेशों की स्थापना के कारण क्या क्या थे। व्यापारिक क्रांति के भौगोलिक खोजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ तथा इसके पश्चात स्पेन, पुर्तगाल, डच, फ्रांस एवं इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों ने सुदूर देशों में उपनिवेश स्थापित किए। यूरोप में उपनिवेशवाद के आरंभ के निम्नलिखित कारण थे। ट्रिपल जन नीति भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज ने यूरोपीय देशों के स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातु के संग्रह की प्रतिस्पर्धा आरंभ की। स्वर्ण संग्रहालय की प्रतिस्पर्धा की स्थिति यह थी कि समस्त यूरोप में अधिक स्वर्ण, अधिक समृद्धि, अधिक कृति का नारा बुलंद हुआ। अब समस्त यूरोपीय राष्ट्रों का प्रावधान ध्यान रखने के लिए कृति ईश्वर अर्थात गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड पर केंद्रित हो गया था। उपनिवेश की स्थापना से यूरोपीय देशों में सोना भी मिला, कृति का भी फैली एवं उसके धर्म का प्रचार हुआ। अतः ट्रिपल जी नीति निसंदेह उपनिवेशों की स्थापना का एक कारण अवश्य बन गया। पूरे ग्लोबल एरिया में जो है ना कच्चे मालों की जो है ना पूर्ति होके और एक जगह क्या हुआ, केंद्र एक स्थापित हो गया उसका, और वहां से जो है ना माल बना के पूरे देश में जो है ना पूरे वर्ल्ड में बेचे जाने लगे। और जो जैसे कच्चे माल जो है ना 1 रुपए के लेते थे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग उसका 10 रुपए लगता था, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस सीधे 100 रुपए हो जाती थी। इससे जो है ना क्या होता था, उससे बहुत ज्यादा जो है ना दोहन होता था, इससे ज्यादा जो है ना जरूरत पड़ती थी। तब तो गांधी जी ने बहिष्कार किया था कि हम अपने यहाँ चरखा चलाएंगे, सूत काटेंगे और अपना स्वदेशी माल बनाएंगे और स्वदेशी माल बना के बेचेंगे। और भाई अंग्रेज लोग, आप लोग अपना घर जाइए, हमें आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग चलिए जाइए यहाँ से, निकलिए, क्या जरूरत है आप लोगों की। और कच्ची माल की प्राप्ति देख लिया जाए थोड़ा सा। व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में कई उद्योगों की स्थापना हुई। यूरोप में इन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी थी, अतः यूरोपीय देशों ने कच्चे माल के देशों में उपनिवेश की स्थापना की थी। कच्चे माल ले लेके जो है ना वहां पे जो है ना कच्चे माल ले लेके और उसके बाद से ले जाके मैन्युफैक्चरिंग करके, और जैसे आपको जो यहाँ से लेके जाते थे आप लोगों को पटुआ जो होता है ना, पटुआ जानते हैं आप लोग,
वो ले जाके बनाते थे वस्त्र, उससे धागा बुनते थे, सूत काटते थे वहां से। आप लोग बिहार यूपी के होंगे ना तो पटुआ जानते होंगे आप लोग, जो है ना, हम लोगों के तो बहुत ज्यादा बोई जाती थी, कपड़ा वो भी बुना जाता था उधर में। और आप लोग सनई जानते हैं, व्हाइट व्हाइट जो होता है, छोटा छोटा पतला लंबा लंबा होगा, सनई जो है ना, हमारे यहाँ चिड़िया खेलने के लिए जो लोग है ना वो शिकार में यूज करते थे, थाली रात में बजाएंगे और चिड़िया पकड़ेंगे जाके, ऐसे शिकार के लिए लोग ले जाते थे। सनई बोला जाता है उसको, पता नहीं आप लोग देखे होंगे नहीं देखे होंगे, ये चीज है। कपास जो होता है ना उसको कपास बोला जाता है, लेकिन पटुआ मतलब समझ लीजिए आप लोग अपने भाषा में, ऐसे जब लिखिएगा एग्जाम में तो कपास लिखिएगा आप लोग। आइए देखा जाए निर्मित माल की खपत कैसे कैसे होता था, थोड़ा सा इस पे भी नजर डाल लिया जाए या रहने दिया जाए, चलिए नजर डाल ही लेते हैं। आइए लोग, उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा। क्योंकि इस समय सभी यूरोपीय देश आर्थिक संरक्षण की नीतियों पर चले रहे थे, अतः इस नियमित माल के खपाने के लिए भी उपनिवेशों की स्थापना की गई, अर्थात प्रत्येक उपनिवेशों की शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा जबरन निर्मित माल के शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा निर्मित माल की खरीद व कच्चे माल के निर्यात हेतु बाध्य किया गया था। जनसंख्या में वृद्धि क्या थी? यूरोप में विभिन्न देशों में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। कालांतर में अतिशेष जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी उपनिवेशों की स्थापना को बल मिला था। प्रतिकूल जलवायु, देखिए जहां जलवायु अगर समग्र नहीं रहेगा वहां एग्रीकल्चर नहीं होगा, वहां कल कारखाना भी नहीं चलेगा, कोई काम सुचारू ढंग से नहीं चलेगा वहां पे। यूरोपवासियों के व्यापारिक प्रगति एवं नवीन देशों से संपर्क के फलस्वरूप कई नवीन वस्तुओं का ज्ञान हुआ। आलू, तंबाकू, भट्टा आदि का ज्ञान उन्होंने, जो है ना भुट्टा जो खाते हैं ना आप लोग, वो ज्ञान जो है ना उसी टाइम में आया था। आप लोगों को मक्का जो है ना वहां पे चीनी, काफी, चावल, गरम मसाले साथ में जो है ना संपर्क हुआ था। अब वे आदि व प्रतिकूल जलवायु के कारण ये जो थे ना देशों में निष्पक्ष अंग्रेज चाहते थे, और जलवायु परिवर्तन जो होने से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ गया है आज के टाइम में। वस्तुतः यूरोपीय देशों में उगाना संभव न था, अतः यूरोपीय देशों में विशेष अंग्रेज चाहते थे कि अनुकूल जलवायु वाले देशों में हम लोग चला जाए और उस स्थान को अधिग्रहण किया जाए और वहां पे खेती किया जाए और वहां से हम लोग माल लाया जाए और माल ला के हम लोग जो है ना बेचा जाए, और माल ला के बेचने के बाद से जो है ना उसको मार्केट में निकाला जाए और उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग रेट बहुत अच्छा रखा जाए और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हम लोग कमाया जाए। और ये जो था ना यही उपनिवेशवाद स्थापना की विचारधारा को इनको ये बल मिला था। और भौगोलिक क्या देखा जाए, समृद्धि की लालसा क्या थी इनकी, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक उपनिवेशों पुर्तगाल एवं स्पेन ने स्थापित किया था, उसकी समृद्धि में वृद्धि हुई थी। अतः इनकी समृद्धि को देखते हुए जो है ना लालसा के अन्य यूरोपीय देशों ने उपनिवेश स्थापित करने के लिए अग्रसर हुए थे। उपनिवेशवाद की व्याख्या में क्या क्या देखे हम लोगों ने, और आइए आगे और क्या देखेंगे। उपनिवेशवाद की मार्क्सवादी व्याख्याएं भी यह दावा करती है कि 19वीं सदी के अमेरिका और यूरोपीय औद्योगिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए गैर पूंजीवादी समाजों का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण आवश्यक था। और उसके बाद इस लिहाज से मार्क्सवादी विद्वान पूंजीवाद के उभार के पहले और बाद में उपनिवेशवाद के बीच फर्क करते थे। मार्क्स ने अपनी भारत संबंधी रचनाओं में उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद पर खास तौर पर विचार किया है। मार्क्स और एलेंग्स का विचार था कि उपनिवेशों पर नियंत्रण करना न केवल बाजारों और कच्चे मालों के स्रोतों को हथियाने के लिए जरूरी थी, बल्कि ये प्रतिद्वंदी औद्योगिक देशों से होड़ में आगे निकलने के लिए भी ये उतनी आवश्यक थी। उपनिवेशवाद संबंधी मार्क्सवादी विचारों को आगे विकसित करने का श्रेय रोजा लग्जमबर्ग और लेनिन को जाता है। उसी लेनिन ने जो बोला था, मजदूरों तुम जो है ना खून दो और मैं तुम्हें जो है ना आजादी दूंगा, एक जो है ना नारा दिया था उसने कि मैं जो है ना लेनिन का जो था ना, और निहत्थे जो है ना वहां मजदूरों पे जो है ना जो जार था, लेनिन था ना जिसका नाम जार था,
और मजदूरों पे गोली चलवा दिया था, और मजदूरों का जो है ना बहुत ज्यादा शोषण हुआ करता था उस टाइम में। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को आलोचना का और भी सामना करना पड़ा। आलोचकों का कहना है कि मार्क्स, रोजा और लेनिन ने अपनी थेसिस के पक्ष में जो प्रमाण पेश किए हैं वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लेनिन एक उग्र और घिन्न मानसिकता वाला एक व्यक्ति था। उनसे जो है ना औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के विकास के लिए उपनिवेशवाद को अनिवार्यता साबित नहीं होती थी। दूसरे मार्क्सवादी विश्लेषण के समाज मौजूद नहीं था, और क्या था, जिस एशियाई उत्पादन प्रणाली की चर्चा हम करते हैं वह रोजर्जिश की श्रेणियों के एशियाई समाजों पर आरोपित करती है, और इस समाजों के इतिहास के गहन अध्ययन के आधार पर बहुत दूर तक हम नहीं खींच सकते हैं। इसलिए नहीं खींच सकते ना, क्योंकि जो जार था, लेनिन था,